नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। ये बात सियासी और किसके संग आदिवासी, ऐसा हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देश भर में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये कार्यक्रम अहम भी है क्योंकि आजादी के संघर्ष में भगवान बिरसा मुंडा की बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। जनजातीय समाज के वो प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर अब राजनीति होने लगी है। जहां बीजेपी इसे जनजातीय गौरव और अपनी उपलब्धियों से जोड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सरकार कार्यक्रम तो कर रही है लेकिन जमीनी स्तर पर जनजातीय समाज की अनदेखी हो रही है। इसी पर करेंगे चर्चा। इससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा, मैं देश का पहला पीएम हूं जो भगवान बिरसा मुंडा के घर गया था। उनके परिवार के लोगों के साथ मेरा मिलना जुलना जारी है। मोदी बोले, एनडीए ने हमेशा आदिवासी समाज के लोगों को शीर्ष पदों पर बिठाया है। किसी भी समाज की प्रगति के लिए लोकतंत्र में उसकी सही भागीदारी भी उतनी ही जरूरी होती है। इसलिए हमारा ध्येय है जनजातीय समाज के हमारे भाई बहनों को देश के बड़े पदों पर भी पहुंचे, देश का नेतृत्व करें। आप देखिए, आज देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला है। इसी तरह बीजेपी ने, एनडीए ने हमेशा आदिवासी समाज के हमारे होनहार साथियों को शीर्ष पदों पर पहुंचाने का प्रयास किया है। भगवान बिरसा मुंडा एक ऐसा नाम है जिसने जनजातीय समाज को संगठित किया और अंग्रेजी शासन के खिलाफ उलगुलान आंदोलन खड़ा किया। देश की अखंडता, एकता और आत्मसम्मान के लिए उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में इसको मनाया, जहां प्रदेश भर में मंत्री और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अलीराजपुर में बिरसा मुंडा और चीतू सिंह किराड़ की प्रतिमाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, चीतू सिंह किराड़ को कांग्रेस ने कभी याद नहीं किया। चीतू जी ने 1882 में अंग्रेजों के खिलाफ 7000 आदिवासी भाई बहनों की फौज बना दी थी। कांग्रेसी ने तो कभी पैसे नहीं दिए, कभी सोच भी नहीं सकते थे आदिवासी भाई बहन के अपने मकान पक्के बने, आदिवासी भाई बहन के लिए गैस का चूल्हा दे, 5 लाख का बीमा हो। और ये भावांतर की बहनें भी अपने हाथ में भैया का धन्यवाद करना ही, बहनों आपको भी प्रणाम कर रहा हूं सभी बहनों के लिए। हमने तो दिवाली दशहरा तो छोड़ो, राखी और भाई दूज भी हर महीने चालू कर दी बहनों के सम्मान में। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार भी किया। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर विक्रम चौधरी ने कहा, सरकार सिर्फ आयोजनों पर जोर दे रही है लेकिन जनजातीय समाज की वास्तविक समस्याओं की अनदेखी कर रही है। भगवान बिरसा मुंडा ने एकता, संघर्ष और आत्मसम्मान का संदेश दिया था। अब देखना होगा कि क्या इस जयंती के बहाने उठी राजनीतिक बहस जनजातीय समाज के हित में किसी सकारात्मक कदम में परिवर्तन ला पाएगी या नहीं। भोपाल से रंजन भगत की रिपोर्ट। तो देखिए, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर देश भर में कार्यक्रम किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि 2014 से पहले आदिवासियों की अनदेखी होती थी, भगवान बिरसा मुंडा का नाम नहीं लिया जाता था, लेकिन सरकार लगातार देखिए किस तरीके से आदिवासी हितों को लेकर के वचनबद्ध है। कई सारी जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है और इसी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। और अब देखिए, सियासत मध्य प्रदेश में हो रही है और सियासत के केंद्र में एक बार फिर से आदिवासी हैं और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में बीजेपी से सचिन वर्मा जी जुड़े हैं। सचिन जी, बहुत स्वागत है आपका। और सचिन जी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी सवाल कर रही है, वो कह रही है कि देखिए आप कार्यक्रम खूब कर रहे हैं, हर जगह पे कार्यक्रम किया जा रहा है, देश भर में कार्यक्रम किया जा रहा है, भगवान बिरसा मुंडा का नाम भी खूब लिया जा रहा है, लेकिन उनका कहना है कि जमीनी स्तर पर काम नहीं हो रहे। जमीनी स्तर पर आज भी जो आदिवासी समाज है उस तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच रही। क्या जवाब देंगे आप? देखिए, कांग्रेस को आयोजन से आपत्ति है और भाजपा जो है वो आयोजन के साथ में नियोजन भी कर रही है। तो भाजपा की सरकार में अगर आप देखेंगे कि शौचालय इस समय 65 साल जो कांग्रेस सत्ता में थी उसके बाद भी शौचालय आज जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। बैंक में खाते जो है वो भाजपा की सरकार दे रही है।
गैस के कनेक्शन जो है भाजपा की सरकार दे रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास भाजपा की सरकार दे रही है, स्वास्थ्य बीमा जो है भाजपा की सरकार दे रही है। तो 65 साल में कांग्रेस ने क्या किया? और आज जो वो आयोजन के बारे में उनको आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, क्या आपने 2014 के पहले भगवान बिरसा मुंडा के बारे में को कभी याद किया था? क्या उनकी जयंती कभी मनाने का आपने प्रयास किया था कि आप जो है आदिवासी भाई बहनों के बीच में जाएं? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विकास का पैमाना यह है कि कांग्रेस में जहां मेडिकल की सीटें पूरे प्रदेश में 600 हुआ करती थी मेडिकल की सीटें, आज भाजपा के सरकार में ये मेडिकल की सीटें 4000 को भी क्रॉस कर गई हैं। और 600 सीटें जो हैं वो सिर्फ आदिवासी समाज की बेटे बेटियों के लिए सुरक्षित हैं। तो ये जो पैमाना है विकास का, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भगवान बिरसा मुंडा को उनका जो सम्मान और जिस तरह की उनकी छवि है, उसको जो उसका जो गायन है, उसको उस छवि को लोगों के बीच में ले जाने का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज टंटिया मामा भील के बारे में, आज उनके लिए उनके नाम से बस स्टैंड, उनके नाम से रेलवे स्टेशन। जवाब ले लेते हैं, आखिर क्यों अब तक आदिवासी समाज की अनदेखी होती रही है। हमारे साथ में दो और खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ में कांग्रेस से अंबिका शर्मा जी जुड़े और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ में आशीष दुबे जी जुड़े। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। अंबिका शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि 2014 से पहले जनजातीय समाज की अनदेखी की जाती रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि 2014 के पहले जनजातीय समाज का कोई नाम नहीं लेता था, उनके हितों में कोई सोचता नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि आपकी जब सरकार थी तब आदिवासियों की अनदेखी होती थी। क्या जवाब देंगे? रोहित भाई, इनका हम सामान्य ज्ञान जरा दुरुस्त कर दें। जैसे ही देश आजाद हुआ, कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि हम हरिजन भाइयों को, आदिवासी भाइयों को समाज की मुख्यधारा से कैसे जोड़ें। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने रिजर्वेशन की व्यवस्था, इनको सुविधा उपलब्ध कराई, जिससे इनको अवसरों की कमी ना आए और समाज की मुख्यधारा से जुड़ें, इनका सर्वांगीण विकास हो सके। ये केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ने किया। और आदिवासी वर्ग के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं भी कांग्रेस पार्टी लाई। एक अलग बजट का प्रावधान भी हम लोगों ने किया और राजनीति में अपेक्षित भागीदारी के लिए हमने कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के प्रतिनिधियों को पर्याप्त स्थान दिए। उनको कदम से कदम मिलाकर हम चले और उनके कंधे पर हाथ रखकर चले, उनको साथ लेकर चले, उनके प्रति भाईचारा और सद्भाव की भावना के साथ चले। ये जो भी कर रहे हैं, आदिवासियों के अंदर वोट बैंक तलाश रहे हैं और झूठा पाखंड और ढोंग में ये भारतीय जनता पार्टी का सानी है नहीं है कोई। ये केवल और केवल वोट कबाड़ने का इनका एजेंडा है। हमारे कांग्रेस पार्टी का ये परंपरागत वोट है। आप बताइए, अगर इनको इतनी ज्यादा चिंता आदिवासियों की है तो आज सबसे ज्यादा कुपोषण की स्थिति आदिवासियों में क्यों है? 1,30,000 करोड़ की जो आदिवासी वर्ग के लिए कल्याणकारी योजना। अंबिका जी, लेकिन सवाल तो फिर आपसे भी पूछे जाएंगे ना, और यही तो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि आपकी सरकार थी तब कौन सा आपने आदिवासियों के लिए बहुत बड़ी योजनाएं लेकर के आ गए थे, उनका विकास कर दिया। अब वो यही बात यहां पे बैठ के देखिए सचिन जी भी कर रहे हैं और सचिन जी भी ये कह रहे हैं कि हमने मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई है। जिनके पास में शौचालय नहीं थे उन्हें शौचालय दिया गया, जिनके पास में गैस सिलेंडर नहीं थे उन्हें गैस सिलेंडर दिया गया। तो मूलभूत सुविधाओं से शुरू किया है। रोहित भाई, मेरा निवेदन सुन लीजिए। 1,30,000 करोड़ रुपए आदिवासी कल्याण के लिए सरकार ने प्रावधान रखा था और उसको दूसरे मद में खर्च कर दिया। ये तो इनका वास्तविक चेहरा है। 1 लाख से अधिक पद सृजित किए थे आदिवासी और हरिजनों के लिए। उन पदों का पता नहीं है कहां माने सरकार खा गई उन पदों को, ये भी पता नहीं। आज ये सरकारी आंकड़े हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा अगर अत्याचार मध्य प्रदेश में हो रहा है आदिवासियों के ऊपर,
सबसे ज्यादा बलात्कार आदिवासी महिलाओं के ऊपर हो रहा है। सबसे ज्यादा माने अगर कोई परेशान है तो इस 22 साल की सरकार में आदिवासी पर है। ठीक है, क्या वजह है? ठीक है, कि इतना आपके सवालों का जवाब लाखों सचिन जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले आशीष जी का रुख कर लेते हैं। आशीष जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि 2014 से पहले जनजातीय समाज की अनदेखी होती थी। मैं देश का पहला प्रधानमंत्री बना जो भगवान बिरसा मुंडा के घर गया था, उनके परिवार से लगातार संपर्क में था। कितने सहमत हैं आप उनकी बात से कि वाकई में क्या 2014 से पहले ऐसी स्थिति थी कि जनजातीय समुदाय को नजरअंदाज किया जा रहा था? देखिए, इसका ये भी एक जवाब हो सकता है, या एक ये भी इस पे एक तथ्य है कि 2014 से पहले जो सरकारें थी, अब जैसे खास तौर पर भाजपा का निशाना कांग्रेस की तरफ होता है, तो कांग्रेस को तो आदिवासियों का समर्थन था और ये माना जाता है कि आदिवासियों के समर्थन से ही कांग्रेस की सरकारें बनती रहीं, तो कुछ ना कुछ योजनाएं रही होंगी। लेकिन असल बात यह है कि हर समय के साथ हर समाज की ज़रूरतें बदलती हैं, अपग्रेड होती हैं, चीज़ें और बदलती हैं, तो उसके हिसाब से सुविधाओं की और उसके हिसाब से योजनाओं का आकार प्रकार बनता है और योजनाओं में बदलाव होता है। तो 1970 के दशक में या 80 के दशक में जो ज़रूरतें थी वो ज़रूरतें उस समय की सरकारें पूरी करती होगी। इसी तरह की स्थिति मध्य प्रदेश में भी है। तो ये समय के साथ बदलने वाली चीज़ें हैं। ये बात ज़रूर है कि पिछले कुछ समय से, या हम कह लें पिछले 1.5-2 दशक से, आदिवासी समाज जो है वो राजनीति की मुख्य धारा में आ गया है, यानी बड़े राजनीतिक दलों की बड़ी चिंता बन गया है। तो इसलिए आदिवासियों के कल्याण की और उनकी सारी बातों की दरकार भी जो भी सरकार है उसको बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम इस संदर्भ में देखें तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई स्कीम, कोई ना कोई सरकार आदिवासियों के लिए भी चलाती रही, दलितों के लिए भी चलाती रही और तमाम वर्गों के लिए चलाती रही। अब अगर इन चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे अगर हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में आप देखें तो 2003 के पहले तक जो कांग्रेस की सरकारों का दौर चलता था तो ये माना जाता था कि आदिवासी कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक है। ठीक है, तो वो कांग्रेस से जुड़े रहे और लेकिन 2003 में वही आदिवासी अचानक बदले और निश्चित तौर पर उनकी कुछ चीजें पूरी नहीं हुई होंगी उनकी, तो और इसके या नाराजगी रही होगी, तो उसके चलते वो बीजेपी की तरफ मुड़े और बीजेपी की सरकार लगातार बनी। उसके बाद आप देखिए कि 2018 में वही आदिवासी फिर कांग्रेस की तरफ आए, यानी तकरीबन 15 साल बाद लौटे। तो कांग्रेस को अच्छा खासा सपोर्ट मिला था 2018 में और ठीक ठाक एक संख्या थी जिसकी वजह से कांग्रेस की सरकार फिर आई थी। तो ये चीजें चलती रहती हैं इस तरह की। 2023 में ये स्थिति हुई चुनाव में कि लगभग 19-20 का अंतर है दोनों पार्टियों में आदिवासी वोट का। तो ये जो 21% आदिवासी मध्य प्रदेश में है, 47-48 सीटें प्रभावित करती हैं सीधे तौर पर, तो इसलिए सरकार को इनके प्रति चिंतित होना जरूरी है और समय के साथ योजनाओं का आकार बदलना जरूरी है, उसका प्रकार बदलना जरूरी है। लेकिन एक बात और भी है कि इवेंट और ये सारी जो चीज़ें अब और अच्छे से होने लगी और इस बात की चिंता बताई जाने लगी कि हम चिंतित हैं, नामकरण भी हो रहे हैं और जयंतियां भी मनाई जा रही हैं, तो इसके साथ साथ ये प्रयास भी लगातार चलने चाहिए ताकि आदिवासी जो हैं, एक तो जो उनकी स्थितियां हैं वो लगातार सुधरें और दूसरी बात यह है कि उनका पलायन रुके। आदिवासी अपने क्षेत्रों में रहें, मजबूत रहें, वहीं पर समृद्ध हों, सफल हों, इस पर सरकार को चिंता करना चाहिए। वो आदिवासी शहर में आके छोटी मोटी नौकरियों के चक्कर में, छोटे मोटे रोजगार के चक्कर में परेशान ना हो। तो उनकी जो जल जंगल जमीन का जो एक नारा लगता रहा है उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और बाकी सारी चीजें और आयोजन जो हैं ये तो नई शैलियां हैं तो चलते रहेंगे। जाहिर तौर पे पलायन एक बड़ा मुद्दा है। और सचिन वर्मा जी जो सवाल अंबिका शर्मा जी कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों के खिलाफ कई सारे क्राइम्स लगातार होते हैं और मैं भी किसी घटना का खास जिक्र नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इस बात से आप भी सहमत होंगे कि कई बार ऐसी तस्वीरें भी आती है, मीडिया में भी हम दिखाते हैं, जो वाकई में काफी शर्मनाक होती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज आपके पास भी है कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे सुधारा जाए, खासतौर पर आदिवासियों के खिलाफ अगर इस तरीके के मामले आते हैं तो उसको कैसे रोका जाए। और जो बात यहाँ पर आशीष दुबे जी कर रहे हैं कि उनका पलायन रुके, पलायन को रोकने के लिए प्रयास किया जाए, यह भी कहीं ना कहीं एक चैलेंज है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर किसी ने लॉ एंड ऑर्डर की अगर कोई समस्या पैदा की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसके खिलाफ में जो भी कानूनी कार्रवाई आवश्यक थी वो की है।
और पार्टी स्तर पर भी इस तरह की कार्रवाइयां हुई हैं। यही फर्क जो है भाजपा और कांग्रेस की पार्टी में है। कांग्रेस के समय जो भी कांड हुए, जिस तरह के भी बहुत सारे जो स्कैम्स हुए, उन सारे स्कैम्स में 723 स्कैम्स हुए, और उन सब स्कैम्स का अगर आप इतिहास देखेंगे तो कोर्ट के इंटरवेंशन से एफआईआर दर्ज हुई, कोर्ट के इंटरवेंशन से अरेस्टिंग हुई, और कोर्ट के इंटरवेंशन से ही आगे चालान पेश हुए। तो ये जो फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार में, ये काफी बड़ा फर्क है। दूसरी बात, पैसा एक्ट के जो प्रावधान है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही मध्य प्रदेश में लागू किए। अब आप अगर कांग्रेस जिस तरह से अपने आप को महिमा मंडित कर रही है कि हम उनके बड़े हितैषी हैं, तो जब कमलनाथ की सरकार आई थी तो बैगा, सहरिया, भारिया आदिवासी समाज को जो पोषण के लिए महिलाओं को हम 1000 रुपए की धनराशि दे रहे थे, जो सहायता राशि दे रहे थे, उस सहायता राशि को कमलनाथ की सरकार ने बंद कर दिया था। तो ये इस तरह के हितैषी लोग हैं जो जब टिकट देने की बारी आती है, जब पद और प्रतिष्ठा देने की बारी आती है, तब 2003 से पहले कई उनकी ऐसी मांगे थी जो उनकी मानी नहीं गई। कहीं ना कहीं वो सरकार से नाराज थे और उसके बाद में आपके साथ में जुड़े, और आज भी आपके वो समर्थक हैं। एक बड़ा वर्ग आपको सपोर्ट करता है, लेकिन जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो उनकी मांगे हैं, उनकी भी तो अनदेखी नहीं हो सकती ना। और केवल कांग्रेस पे तो ठीकरा नहीं फोड़ा जा सकता। देखिए, उनकी जो भी मांगे हैं, अब हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है और जो एक निचले स्तर पर हम लोग जाकर ग्रास रूट लेवल पर जाकर जनता और समाज के साथ में जुड़ते हैं, तो अब अगर समाज में इस तरह की कोई भी जरूरतें होंगी तो पार्टी उस तरह की जो है स्कीम्स बनाएगी और सरकार उसको लागू करेगी। ये जो है, ये कार्य जो है निरंतर चलता रहेगा। अंबिका शर्मा जी, जब आपकी सरकार थी तो क्यों नहीं इस तरीके के इवेंट्स किए जाते थे? आज इसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं। और साथ ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2014 से पहले जनजातीय समाज को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा था, भगवान बिरसा मुंडा के घर पर कोई नहीं गया, ये अनदेखी क्यों? देखिए, बिरसा मुंडा जी आजादी के आंदोलन के हीरो थे। हम सब लोगों के आस्था के प्रतीक हैं और उनका बड़ा आदरणीय स्थान समाज में है। पूरा मध्य प्रदेश उनके ऊपर गर्व करता है, कांग्रेस पार्टी उनके ऊपर गर्व करती है। हम हमेशा आदिवासियों के जो प्रतिमान हैं, आदिवासियों के जो महापुरुष हैं, उनके प्रति अपेक्षित आदर करते हैं, उनके प्रति बहुत आस्था रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल ढोंग और पाखंड करती है, उनके अंदर वो देखती है। मेरा निवेदन आपसे है कि अभी हाल की घटना है, एक भारतीय जनता पार्टी के मदान नेता ने एक आदिवासी नौजवान के ऊपर पेशाब की थी। ये आदिवासियों के प्रति सम्मान है भारतीय जनता पार्टी का। हमारे कांग्रेस पार्टी में अभी विपक्ष में रहते हुए सर्वोच्च पद होता है नेता प्रतिपक्ष का। हमने माननीय उमंग सिंगार जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। तो ये हमें और भारतीय जनता पार्टी में मूलभूत अंतर है। नहीं तो पद तो सचिन, ठीक है सचिन जी आपको जवाब देंगे, लेकिन पद तो देखिए भारतीय जनता पार्टी भी दे रही है ना। पद तो देखिए राष्ट्रपति का पद दिया गया, मध्य प्रदेश की आप बात करें तो मध्य प्रदेश में राज्यपाल का दिया गया। ठीक है सचिन जी, जवाब दीजिए। बिल्कुल, पद की जहां तक और पद प्रतिष्ठा की बात है तो भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस बहुत पीछे है, और जब उनको सम्मान देने की बात आती है, उनका सरकार में उनका जो स्थान है उनको देने की बात आती है, तो कांग्रेस बहुत पीछे है। कांग्रेस आज तक कभी कोई ओबीसी जो है मुख्यमंत्री तक इस प्रदेश में नहीं दे पाई। तो दलित, शोषित, वंचित समाज के लिए कांग्रेस जो है वो कभी खड़ी नहीं है। कांग्रेस जब भी सत्ता, आशीष दुबे जी, दोनों पार्टियों की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि देखिए हमने आदिवासी को ये पद दे दिया, फला पद दे दिया, लेकिन क्या पद केवल दे देने से जो आदिवासियों की मूलभूत जो उनकी जो कहीं ना कहीं आज भी एक बड़ी समस्या है, जो उनके सामने में एक चुनौती है, वो क्या इससे दूर हो जाती है? उनकी सारी परेशानियां इससे दूर हो जाती है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता। ऐसा क्योंकि जो पद होता है और जिस पद के नाम लिए गए वो राजनीतिक पद नहीं है, तो संवैधानिक पद थोड़ा सा फर्क होता है। पद देना, हाँ, इसलिए देखिए सबसे बड़ी जरूरत ये होती है कि हालांकि मैं इस बात को नहीं मानता कि कोई अगर कोई विशेष समाज का है,
तो उसका नेता उसी समाज के लिए, मान लीजिए कोई मंत्री आदिवासी है तो वो सिर्फ आदिवासियों के लिए काम करेगा, वो तो सबके लिए काम करेगा। तो सरकारों के लिए जरूरी है कि सब वर्ग के लिए समान रूप से बात करे और समान रूप से काम करे। इसके बावजूद भी कई समाज के हम देख रहे हैं कि नेता हैं, बहुत सारे लोग उभर के आए हैं। आदिवासी नेतृत्व को भी उभारने की कोशिश करनी चाहिए, कम से कम इतना उनमें राजनीतिक जागरूकता या इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए ताकि वो अपने फैसले कर सकें, अपना मत जो है, उनका जो विचार है वो सामने रख सकें। तो इस तरह की ज़रूरतें विकास की योजनाओं के साथ साथ ज़रूरी हैं। थोड़ा सा उनमें अगर राजनीतिक चैतन्यता रहेगी, कुछ लोगों में तो अब आ गई है समय के साथ सोशल मीडिया और बहुत सारी चीज़ों में लेकिन फिर भी ये एक सतत प्रक्रिया है। इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी तो समाज जागरूक रहेगा, वो अपने अधिकारों की मांग करेगा, अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकेगा। तो ये सरकार के लिए बेहतर होगा कि उसके पास एक सीधी आवाज़ पहुंचेगी, उस सीधी ज़रूरत पहुंचेगी। तो मध्य प्रदेश में चूंकि बड़ा स्टेट है आदिवासियों के लिहाज से, छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद भी मध्य प्रदेश में बहुत सारे आदिवासियों का निर्णायक भूमिका है। तो इसलिए सरकार को ये देखना चाहिए। ये बात अलग है कि आयोजन और ये सारी चीज़ें करती जा रही है और अभी कुछ समय से देखा जा रहा है कि काफ़ी नामकरण और ये सारी चीज़ें भी हुई हैं। ये ठीक है, ये एक प्रोसेस है, ये चलती रहे, लेकिन बुनियादी उनके जो सवाल हैं, जो उनकी बुनियादी ज़रूरतें हैं, वो कैसे पूरी हुई, क्या कब पूरी होंगी, इसका समग्र अध्ययन लगातार होना चाहिए। और ये वाकई में एक बड़ा सवाल है कि जो आदिवासियों के मूलभूत उनकी परेशानियां हैं, बिल्कुल जो बात आशीष जी आप कह रहे हैं उसका जवाब हम एक बार अंबिका जी से भी ले लेते हैं कि अंबिका जी, विपक्ष में होने के नाते देखिए सियासत खूब होती है, बयानबाजी भी खूब होती है, लेकिन जो आदिवासियों के बीच जो मुद्दे हैं वो किस तरीके से सरकार तक पहुंचे, विपक्ष में होने के नाते एक पॉजिटिव तरीके से अगर हम इसे देखें तो किस तरीके से आप लेकर के जाते हैं इसे? देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि आदिवासियों के बीच में उन बच्चों में जो कुपोषण की स्थिति है वो कैसे दूर हो, शिक्षा का स्तर कैसे सुधरे। आदिवासी 22 साल से लोग उसमें है, शासन में। तीसरा निवेदन ये है कि आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो कैसे ये लोग माने उस अत्याचार पर रोक लगाएंगे। उनकी महिलाओं के ऊपर जो दरिंदगी हो रही है, कानून व्यवस्था की स्थिति लड़खड़ा रही है वहां पर, ये कैसे सरकार के पास क्या कार्य योजना है। और अगला निवेदन मेरा ये है कि जो आदिवासी भाइयों को पट्टे मिल गए हैं, और पट्टे तो मिल गए हैं लेकिन उन पर कब्जा जमीन पर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा पोषित लोग उस जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। आदिवासी वर्ग के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं आती हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। अगर सही मायने में आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ना है, उनका विकास करना है, तो इन तमाम चीजों पर रोक लगाना पड़ेगी। सचिन वर्मा जी जवाब दीजिए। ईमानदारी से कुपोषण, साथ ही देखिए पलायन और शोषण को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं और साथ ही कुछ सुझाव भी अंबिका जी आपको दे रहे हैं, किस तरीके से जो उनके बीच की समस्याएं हैं जिसको लेकर के यहाँ पे लगातार जिक्र भी किया जा रहा है, कुछ सुझाव भी आपको दिए जा रहे हैं, जनजातीय वर्ग तक वो कैसे पहुंचेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो समस्याओं को लेकर सेंसिटाइज है और हम जो भी आवश्यक कदम हैं सरकार के तौर पर वो ले रहे हैं। और जिस तरह से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिस तरह से खोले जा रहे हैं और भी जिला अस्पतालों को जिस तरह से स्वास्थ्य संबंधित इक्विपमेंट से सुसज्जित किया जा रहा है, उससे जो है स्वास्थ्य संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसका जो है निदान जो है अच्छे तरह से किया जाएगा भविष्य में। ठीक है, आशीष दुबे जी, जो सवाल आप लेकर के गए थे वही सवाल मैं आपके पास भी लेकर के आता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम तो खूब सारे विकास भी कर रहे हैं, उन तक मूलभूत सुविधाएं भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो बात आपने कहा था कि पलायन आज भी हो रहे हैं और खासतौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखें तो कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें आती है जहां पर आज भी मूलभूत सुविधाएं पहुंच नहीं पाई है। तो ऐसे में वो पलायन करते हैं, कई बार शिक्षा के लिए, कई बार रोजगार के लिए और कई बार वो समाज में बराबरी के लिए भी करते हैं। ऐसे में किस तरीके से सरकार पलायन को रोके, कोई सुझाव आपकी तरफ से?
नहीं, देखिए सब पलायन रोकने का सबसे अच्छा जरिया ये है कि आदिवासी या जो भी संबंधित वर्ग है वो जहाँ रहता है वहाँ पर उसके रोजगार के साधन होना चाहिए। जब रोजगार होगा तो कहीं जाएगा नहीं, भटकेगा नहीं, तो वहाँ रोजगार का साधन हो, विकास की जो सड़कें हैं, विकास के जो रास्ते हैं वो वहाँ तक पहुँचें। जब ये सब चीज़ें रहेंगी और उनका जो जल जंगल जमीन का जो अधिकार का बात होता है वो उनका यथावत रहे, तो ये कुपोषण, शोषण, ये सब चीज़ें जब रुकती चली जाएंगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी अपनी ज़मीन छोड़कर कहीं शहर में भटकने के लिए अपनी मर्जी से आता होगा। जो पढ़ लिख लेते हैं वो अलग बात है कि वो अपना रोजगार या कोई बड़ा उस तरह का देख, लेकिन जो लोग हैं जो बिल्कुल जाहिर तौर पे ये बड़ी बात कह रहे हैं आप, कोई भी अपनी इच्छा से अपना घर नहीं छोड़ना चाहता। फिलहाल हमारे पास में समय की कमी है। बहुत शुक्रिया सचिन वर्मा जी आपका, अंबिका शर्मा जी आपका और आशीष दुबे जी आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, आदिवासियों को लेकर के दावे खूब किए जाते हैं और गौरव दिवस के अवसर पर जब कार्यक्रम किए गए तो कांग्रेस ने भी इस पर सवाल उठाया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस ने आदिवासी समाज को नजरअंदाज किया था, इसलिए कांग्रेस को कम से कम आदिवासियों को लेकर के सवाल नहीं उठाना चाहिए। हमारी सरकार कई सारी ऐसी योजनाएं लेकर के आई है जिसका जो लाभ है, जिससे जो फायदा है वो आदिवासी समाज तक पहुंच रहा है। और एक बार फिर से आदिवासियों को देखिए किस तरीके से सियासत के केंद्र में रखा गया है। और फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। धन्यवाद।